हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल केमिस्ट्री विद साक्षी। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था स्पेक्ट्रम के बारे में। स्पेक्ट्रम कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स का, एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन। और एमिशन को फिर से 2 टाइप्स में डिवाइड किया था हमने, लाइन स्पेक्ट्रम और कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। लाइन को जिसको कि डिसकंटिन्यूअस या डिस्क्रीट या एटॉमिक स्पेक्ट्रा भी कहते हैं। आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है सब लोग जानते हैं। किसी भी एक लाइट को प्रिज्म के थ्रू पास करवाते हैं तो क्या होता है, हमें फोटोग्राफिक प्लेट पे क्या मिलते हैं, कुछ कुछ कलर्स शो होते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम, ठीक है, या फिर डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम को हम एमिशन स्पेक्ट्रम भी कहते हैं क्योंकि ये एमिशन का ही एक पार्ट है, ठीक है। अब क्या होता है देखते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं हम। व्हेन हाइड्रोजन गैस एट लो प्रेशर is taken in the discharge tube and the light emitted on passing electric discharge is examined with a spectroscope. The spectrum is called the emission spectrum of hydrogen. मतलब कि जब लो प्रेशर पर हाइड्रोजन गैस को हम लेते हैं किसी एक डिस्चार्ज ट्यूब में, तो क्या होता है, उस डिस्चार्ज ट्यूब में लेने के बाद हम उस गैस को क्या करवाते हैं, इलेक्ट्रिक करंट देते हैं या फिर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करवाते हैं। तो हम क्या देखते हैं, एक लाइट निकल रही है जो कि ब्लू कलर की होती है, फिर उसको प्रिज्म के थ्रू पास करवाते हैं तो हमें एक फोटोग्राफिक प्लेट या फिर यूं बोल सकते हैं एक शीट पर हमें क्या मिलता है, लाइन स्पेक्ट्रा मिलता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। देखिए कर लेते हैं हम। ये क्या बोलना चाह रहा है कि जैसे कि ये एक डिस्चार्ज ट्यूब है, ये एक डिस्चार्ज ट्यूब है, हर एक एटम की अलग अलग डिस्चार्ज ट्यूब होती है। उसके साथ ही हर एक एटम को जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करवाते हैं तो क्या होता है, पर्टिकुलर लाइट निकलती है, हर एटम की अलग अलग होती है, ठीक है। अब क्या हुआ कि यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, जहाँ पे पॉजिटिव, एक साइड पॉजिटिव होता है, एक साइड नेगेटिव होता है, ठीक है। और इसमें क्या भरी हुई है, डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन गैस भरी हुई है। अब जब इसको इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज किया गया तो क्या हुआ, यहां से एक लाइट निकली, इससे बहुत सारी लाइट निकली जो कि ब्लू कलर की थी। फिर यहाँ पे बीच में क्या रख दिया, स्लिट रख दी, जिसके की लाइट का एक बीम ही पास हो। फिर इसको हमने जब प्रिज्म के थ्रू पास करवाया तो प्रिज्म के थ्रू पास करवाने पर क्या देखते हैं, यहाँ पे सामने फोटोग्राफिक प्लेट है जिसपे हम ऑब्जर्व कर पाए कि कौन सा स्पेक्ट्रा बन रहा है और कौन से कलर शो हो रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, फोटोग्राफिक प्लेट, क्लियर है। तो अब क्या किया, ये एक स्लिट है और ये प्रिज्म है, सब लोग जान ही गए अब तो इसको जब ऑब्जर्व किया गया तो हमने देखा कि ये 4 कलर में क्या होती है, स्प्लिट होती है। 4 कलर दिखते हैं हमें फोटोग्राफिक प्लेट पे। कौन कौन से हैं, यहाँ पे वॉयलेट कलर शो होता है, यहाँ पे ब्लू वॉयलेट या ब्लू वॉयलेट, यहाँ पे ब्लू ग्रीन कलर, ये सारे कलर ब्लू ग्रीन कलर, और लास्ट में हमको शो होता है रेड कलर, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ कलर दिखते हैं, 4 कलर दिखते हैं हमको, ठीक है। ये इस प्रकार से होते हैं, क्लियर है। तो हाइड्रोजन गैस ली तो क्या हुआ कि ब्लू लाइट निकली। इसी प्रकार से जब हम अलग अलग गैस लेते हैं, जैसे कि हीलियम हो गई, नियॉन हो गई, आर्गन हो गई, अलग अलग गैस लेते हैं तो अलग अलग गैस के लिए हमारे पास जो लाइट निकलती है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है, क्लियर है। तो यही होता है लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब ये कलर क्यों शो होता है ये भी हम समझेंगे। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, क्लियर है गाइस। अब क्या होता है, ये कलर क्यों शो करते हैं, हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं हम। तो हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है, सब लोग जानते हैं। एक इलेक्ट्रॉन होता है तो क्या होता है, ये बीच में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों ओर बहुत सारी शेल्स होती है। अब ये क्यों होता है, ये हम आगे नील बोर का जो एटॉमिक मॉडल आएगा उसमें पढ़ेंगे। ये क्या होती है, बहुत सारी शेल्स होती है इस टाइप से, और बीच में तो न्यूक्लियस ही होता है। यहाँ पे बहुत सारी शेल होती है, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते रहते हैं तो ये शेल्स क्या होती है, पास पास आ जाती है,
इस टाइप से, ठीक है। अब ये क्या है, न्यूक्लियस, हाइड्रोजन एटम का क्या है, न्यूक्लियस। अब हाइड्रोजन एटम में क्या होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन, ये जो है लेट्स से ये फर्स्ट शेल है, तो इसको बोलते हैं n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1। सेकेंड शेल जो होती है n इज इक्वल टू 2, 3, 4, 5, और इस प्रकार से जैसे जैसे बढ़ता जाएगा ये शेल्स इनफाइनाइट तक होती है, ठीक है। इसके नंबर कितने होते हैं, इनफाइनाइट तक होती है। अब ये न्यूक्लियस के चारों ओर एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में होगा, मतलब कि n इज इक्वल टू 1 में ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जब हम डिस्चार्ज ट्यूब में क्या करते हैं, इसको इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज या इलेक्ट्रिक करंट पास करवाते हैं, तो क्या होता है, हाई एनर्जी देते हैं, तो क्या होता है, वह एक्साइटेड होगा, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक्साइटेड होगा, ऑब्वियसली एक्साइटेड होगा। जब हम उसको हाई एनर्जी देंगे तो ये एक्साइटेड होके क्या कर सकता है, ये एक्साइटेड होके सेकेंड शेल में भी जा सकता है, थर्ड में भी जा सकता है, 4, 5, 6 एंड इनफाइनाइट तक ये किसी भी शेल में जा सकता है। अब क्या होता है, ये जो होती है जहां पे इलेक्ट्रॉन होता है, इसकी ग्राउंड स्टेट होती है, मतलब n इज इक्वल टू 1 इसकी ग्राउंड स्टेट हो गई, और इसके बाद जो सारी है वो सारी क्या है, एक्साइटेड स्टेट। ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इस टाइप से ये इनकी सारी क्या होती है, एक्साइटेड स्टेट होती है। तो अब क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड शेल में जाएगा, थर्ड शेल में, फोर्थ, फिफ्थ शेल में जाएगा, तो एक्साइटेड स्टेट में जब होता है तो वो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, अनस्टेबल होता है। अनस्टेबिलिटी के कारण वो अपनी वापस ग्राउंड स्टेट में आने की कोशिश करेगा। तो क्या होगा, जहां से वो इलेक्ट्रॉन गया है वहीं से वो वापस क्या होता है, अपनी ग्राउंड स्टेट में वापस आ जाता है। जैसे फिफ्थ से गया तो भी 1 में आएगा, फोर्थ से गया तो भी 1 में आएगा, इनफाइनाइट से गया तो भी 1 में आएगा, 7 से गया तो भी वो 1 में आएगा। तो इस टाइप से होता है। अब जब इलेक्ट्रॉन वापस एक्साइटेड स्टेट में आएगा तो क्या करेगा, एक्स्ट्रा एनर्जी जो होगी वो रिलीज करेगा। अरे भाई, जब हमने एनर्जी दी, हाई एनर्जी दी, तो वो एक्साइटेड होकर ऊपर गया, तो वापस जब वो ग्राउंड स्टेट में आएगा तो क्या करेगा, एनर्जी रिलीज ही करेगा ना। तो एनर्जी रिलीज करेगा तो कुछ न कुछ हमें क्या दिखेगी, एनर्जी विजिबल रीजन में लाई करता है। जैसे कि वो एनर्जी हमें विजिबल रीजन में दिखी, तो वही जो लाइट दिखती है वो ब्लू लाइट होती है। इसी प्रकार से हर एक गैस की, हर एक एटम की अलग अलग लाइट हमें दिखती है। बस फिर उसके बाद तो प्रिज्म के थ्रू पास करवाते हैं, तो क्या होता है, हमें कलर्स क्या होते हैं, स्प्लिट होते हुए दिखाई देते हैं। अब उससे हम पता लगाते हैं कि अगर 7 कलर्स हमें मिल रहे हैं एक दूसरे में मर्ज होते हुए, तो वो क्या कहलाती, कंटिन्यूस। और डिसकंटिन्यूस कब कहलाएगा, जब वो इस फोटोग्राफिक प्लेट पे क्या होता है, कुछ ही कलर्स दिखते हैं, तो वो डिसकंटिन्यूस होता है। और एब्जॉर्प्शन क्या होता है, इसका अपोजिट, जहां पे हमें कलर शो होते हैं वहीं पे हमको क्या होता है, ब्लैक लाइन शो होती है, उसको क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। क्लियर है गाइस, ये किस प्रकार से होता है, हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रा किस प्रकार से दिखता है। अब क्या हुआ था कि एक साइंटिस्ट थे बामर नाम के, बामर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1885 में इसके लिए एक फॉर्मूला दिया था कि ये जो होता है उसका वेव नंबर होता है, उसको हम किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं। वेव नंबर का फॉर्मूला दिया था। वेव नंबर को इस टाइप से डिनोट करते हैं, सब लोगों को पता है, पढ़ा है, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ लिया है। वेव नंबर, वेव लेंथ, ये सब क्या होता है। और सब लोग ये भी जानते हैं वेव नंबर इज इक्वल टू क्या होता है, 1/λ, मतलब कि 1 वेव लेंथ, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या दिया था, RH मल्टीप्लाई बाय 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n² सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। अब इन्होंने जो बार्मर सीरीज दी थी वो ओनली विजिबल रीजन के लिए दी थी, विजिबल रीजन के लिए ही दी थी, तो ये फॉर्मूला था, ठीक है। अब जहां पे RH क्या है, RH है रिडबर्ग कांस्टेंट, इसको क्या बोलते हैं, रिडबर्ग कांस्टेंट। रिडबर्ग कांस्टेंट क्यों बोलते हैं, हम आगे देखते हैं। रिडबर्ग साइंटिस्ट थे, इन्होंने सिर्फ विजिबल, ओनली विजिबल रीजन के लिए ही बताया था कि विजिबल रीजन की जब बात होगी तो हमारे पास ये फॉर्मूला आएगा। लेकिन हमें तो सारे रीजन की बात करनी थी, UV, IR
और सारे रीजन की। तो उसके लिए रिडबर्ग एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक कॉमन फॉर्मूला दिया जो सभी एटम पे, सभी रेस के लिए ये काम में आ सके। मतलब कि वेव नंबर इज इक्वल टू, थोड़ा सा चेंज किया इन्होंने, 1/λ इज इक्वल टू RH जो कि है रिडबर्ग कांस्टेंट, मल्टीप्लाई बाय 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, और इसकी यूनिट क्या है, सेंटीमीटर इनवर्स। यहाँ पे ध्यान रखना यूनिट क्या है, सेंटीमीटर इनवर्स। क्लियर है, इतना समझ में आ गया आप लोगों को ये फॉर्मूला क्या है। अब समझते हैं RH क्या है, N1 क्या है और N2 क्या है। ठीक है, लैम्डा क्या होती है, वेवलेंथ, और ये क्या है, वेव नंबर। ठीक है, अब हम देखते हैं कि RH क्या है। रिडबर्ग कांस्टेंट जो है उसकी वैल्यू है RH इज इक्वल टू 109,677। ठीक है, और जहां पे N1 क्या है, N1 है 1 2 3 एंड ये कहां तक हो सकता है, इनफाइनाइट तक हो सकता है। N1 मतलब कि कहां पे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में कहां पे आ रहा है, वही क्या कहलाता है, N1। जैसे कि यहाँ पे क्या था, इलेक्ट्रॉन एक ही था तो वो पहले शेल में था। पहले शेल में होने के कारण क्या हुआ था, जैसे पांचवे एक्साइटेड स्टेट में था तो पांचवे से कहां पे आया, वो 1 में आया, तो इसलिए N1 क्या हो गया, 1 हो गया। अगर पांचवे से वो दूसरे में आता, दूसरे शेल में, तो N1 क्या हो जाता, 2 हो जाता। इसी प्रकार से ये चलता है। ठीक है, अब N2 क्या हो गया, N2 इज इक्वल टू N1 प्लस 1, N1 प्लस 2, N1 प्लस 3, इस प्रकार से। मतलब कि N2 N1 प्लस 1, अगर N1 आपके पास 1 है तो यहाँ पे N2 क्या हो गया, 1 की बात कर रहे हैं जब हम, तो N1 क्या हो गया, 2 3 4, इस टाइप से। क्लियर है गाइस इतना, N1 क्या होता है, N2 क्या होता है, और रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, 109,677। ये आप लोगों को याद रखनी है। अब हम देखेंगे कि जो ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन है वो किस प्रकार से होता है। ट्रांजिशन मतलब कि ये जो हमने देखा कि कौन कौन से शेल होते हैं उसमें किस प्रकार से होता है। एक तो हमने बामर जो साइंटिस्ट थे उनका देख लिया, तो इन्होंने क्या बताया था, बामर सीरीज के बारे में। इस प्रकार से हमारे पास बहुत सारे साइंटिस्ट है जिन्होंने अलग अलग शेल के लिए अलग अलग सीरीज निकाली। वो किस प्रकार से थी, यहाँ पे मैं ड्रॉ करती हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। ये जैसे ऐसे गोल गोल ही होते हैं, लेकिन इसको अच्छे से समझने के लिए बुक में दे रखा है इस प्रकार से। जैसे कि ये पहला शेल है जिसको बोलते हैं n इज इक्वल टू 1। यहां पे है दूसरा शेल n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, मतलब इनफाइनाइट तक। ठीक है, ये कहां तक हो सकता है, इनफाइनाइट तक। क्लियर है। अब क्या है कि ये जो शेल्स है, यहाँ पे सभी साइंटिस्ट ने क्या क्या बताया था, एक एक करके देखते हैं हम। सबसे पहले तो बामर सीरीज आई थी जिन्होंने n इज इक्वल टू 2 के बारे में बताया था, लेकिन हमको n इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट करना है। एक लाइमन नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होके कहीं से भी आएगा, चाहे इनफाइनाइट से है चाहे 7 से आए, 7 से आएगा तो वो कहां पे आएगा, अगर वो 1 में आता है या फिर 6 से 1 में आता है, 5 से इलेक्ट्रॉन 1 में आता है, 4 से, 3 से एंड 2 से। जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होके कहीं पे भी चला जाए, इनफाइनाइट लेवल में भी चला जाए, एनर्जी लेवल में, या 7 6 5 4 3 2 1 कहीं 3 2 कहीं पे भी चला जाए, पर वो वापस अपनी ग्राउंड स्टेट 1 में जब आता है तो इस सीरीज को बोलते हैं लाइमन सीरीज। क्योंकि लाइमन साइंटिस्ट के नाम पे ये इन्होंने इसको डिस्कवर किया था, इसीलिए इसको क्या नाम दिया, लाइमन सीरीज। अब आती है, अगर n इज इक्वल टू 2 में जब इलेक्ट्रॉन वापस आए तब क्या होता है, 7 से 2 में, 6 से 2 में, एंड इसी प्रकार से ये जब 2 में आता है तो इस सीरीज का नाम था बामर सीरीज। जिन्होंने, जो पहले साइंटिस्ट थे,
इन्होंने बताया था ये जब n इज इक्वल टू 2 में आता है, इन्होंने अपना एक पार्टिकुलर फॉर्मूला भी दिया था। उसके बाद रिडबर्ग साइंटिस्ट है जिन्होंने ये सभी के लिए एक फॉर्मूला निकाला था। ठीक है, अब जब 3 में आएगा तो क्या होगा, कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको इजीली पता चल जाए। जब ये 3 में आएगा इस प्रकार से, तो इस सीरीज का जो नाम पड़ा वो है पास्चन सीरीज। एंड फिर इस टाइप से जब 4th में आया n इज इक्वल टू 4 में, तो इसका क्या नाम है, फंड सीरीज। यहाँ पे पी साइलेंट है, इसको फंड सीरीज पढ़ते हैं। और लास्ट जो है वो क्या है, सॉरी 4th जो सीरीज है वो ब्रैकेट सीरीज है, और 5वीं जो है वो फंड सीरीज है। ये क्या है, ब्रैकेट सीरीज, ब्रैकेट, और ये है फंड सीरीज। इसके बाद भी आती है हम्फ्री सीरीज। तो ये क्या, हम्फ्री जब आएगी तब वो क्या होगा, n इज इक्वल टू 5 में आएगा। ये n इज इक्वल टू 5 में है, n इज इक्वल टू 5 में है, और जब n इज इक्वल टू 6 में आएगा तो वो क्या होगा, हम्फ्री सीरीज। तो ये इस टाइप से होता है कि जब n इज इक्वल टू 1 में इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है, जब n इज इक्वल टू 1 में, तो लाइमन सीरीज कहलाती है। जब n इज इक्वल टू 2 में आता है तो बामर सीरीज। एंड देन पास्टन सीरीज जब n इज इक्वल टू 3 में, 4 में जब आती तो ब्रैकेट सीरीज, और 5th में जब आती तो फंड सीरीज। उसके बाद 6 में आती तो हम्फ्री सीरीज। इस टाइप से आपकी बुक में दे रखा है। क्लियर है गाइस इतना? अब क्या होता है, ये लाइमन सीरीज जो होती है वो लाई करती है यूवी रीजन में, बामर सीरीज लाई करती है विजिबल रीजन में, और इसके बाद ये सब होती है वो इंफ्रारेड रीजन में लाई करती है। अब यहाँ मैं सेकंड पेज पे लिखती हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर है? मैं यहाँ पे एक टेबल बना लेती हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। यहाँ पे लिखती हूँ मैं सीरीज का नाम, यहाँ पे n1 क्या होगा, n2 क्या होगा, और स्पेक्ट्रल रीजन कौन सा है, स्पेक्ट्रल रीजन। ठीक है, सबसे पहले कौन सी सीरीज है हमारे पास, लाइमन सीरीज। सेकेंड है बामर, पास्चन, ब्रैकेट एंड फंड तक देखते हैं हम, ब्रैकेट एंड लास्ट जो है वो फंड सीरीज। ठीक है, अब n1 क्या होगा, n1 क्या होता है कि जहां पे इलेक्ट्रॉन आके गिरता है। n1 बामर लाइमन सीरीज के लिए n1 हमेशा 1 होगा, ये आप लोगों को याद रखना है। कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्ट दे देते हैं लाइमन सीरीज, तो उसके लिए n1 क्या होगा, 1 होगा। बामर सीरीज उसके लिए n1 क्या होगा, 2, 3, पास्टन के लिए, ब्रैकेट के लिए 4 एंड 5। ठीक है, n2 क्या होगा, n1 प्लस 1। n1 जब 1 है तो n1 प्लस 1 क्या हो गया, 2, n1 प्लस 2, 3, 4, इस टाइप से। यहाँ पे क्या हो गया, 3, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 5, 6, 7 एंड 6, 7, 8, 9 इनफाइनाइट तक। ठीक है, अब इसका रीजन कौन कौन सा होता है, लाइमन सीरीज जो लाई करता है वो अल्ट्रा वायलेट रीजन में लाई करता है, ये आप लोगों को याद रखना है। बामर सीरीज जो होती है वो कहाँ पे लाई करती है, विजिबल रीजन में। विजिबल रीजन सब लोगों को क्लियर है, जिसकी वेवलेंथ कितनी होती है, 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर तक। पास्टन सीरीज जो होती है वो किसमें लाई करती है, इंफ्रारेड, एंड ब्रैकेट इज ऑल्सो इंफ्रारेड, और यहाँ पे भी इंफ्रारेड। ठीक है, तो ये इसके रीजन हो गए। सीरीज का नाम लिख लिया, n1 क्या होता है, n2 क्या होता है, क्लियर हो गया होगा आई होप आप लोगों को। अब लाइन स्पेक्ट्रम जो होता है सारे एलिमेंट का, अलग अलग एलिमेंट का यूनिक होता है, हर एलिमेंट का स्पेक्ट्रम अलग अलग बनेगा। हाइड्रोजन एटम था तो इसका स्पेक्ट्रम इस टाइप से बना, फिर कोई और एटम होता तो अलग बनता। तो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट का जो स्पेक्ट्रम बनता है वो क्या बनता है, अलग अलग बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स एक बात आती है, लिमिटिंग लाइन क्या होता है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। लिमिटिंग लाइन
लिमिटिंग लाइन किसको बोलते हैं? जब n2, n1 की वैल्यू तो फिक्स होती है, लाइमन होगी तो 1, बामर होगी तो 2, इस टाइप से फिक्स होती है। लेकिन लिमिटिंग लाइन क्या होता है? जब n2 इनफाइनाइट होगा तो उसको बोलते हैं हम लिमिटिंग लाइन। क्लियर है? जैसे कि लाइमन के लिए बात कर ली तो n1 क्या हो गया? 1। अब जब उस फॉर्मूले में पुट करेंगे RH मल्टीप्लाई बाय 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, तो यहाँ अगर लिमिटिंग लाइन की बात आई तो हम n2 की जगह क्या रखेंगे? इनफाइनाइट रखेंगे। क्लियर है? ठीक है, इसको सॉल्व करा देती हूं मैं किस टाइप से। फॉर्मूले में रखेंगे 1/λ इज इक्वल टू RH 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक है, 1/λ यहाँ पे है न्यू बार इज इक्वल टू RH की वैल्यू अभी पुट नहीं कर रहे हैं, अगर आपको सोल्व करना है तो आप निकाल भी सकते हो यहाँ पे वैल्यू पुटअप करके। 1/n1 क्या है? जब हम बामर सीरीज लाइमन सीरीज की बात कर रहे हैं तो n1 क्या है? 1, यहाँ पे लिखेंगे 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस 1/n2 क्या है? जब लिमिटिंग लाइन की बात हो रही है तो इनफाइनाइट। ठीक है, RH 1/1 1 ही रहेगा, माइनस 1/इनफाइनाइट, 1/इनफाइनाइट क्या होता है? ऑलवेज 0 होता है। तो यहाँ पे क्या आ गया? 1/λ इज इक्वल टू RH, 1/λ इज इक्वल टू RH। यहाँ से हमको वेवलेंथ निकालनी है, लैम्डा की वैल्यू निकालनी है तो 1/RH। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं बच्चों, जब पूछ लिया जाए कि लाइमन सीरीज की बात हो रही है और n2 क्या है? लिमिटिंग लाइन है, ऐसे बोल दिया जाए लिमिटिंग लाइन है, तो हम क्या देखेंगे? n2 जो होती है वो इनफाइनाइट होती है। क्लियर है गाइस? इतना इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम कुछ एक क्वेश्चन देखते हैं ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वेव नंबर फॉर द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ट्रांजिशन इन द बामर सीरीज। अब डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख दिया गया है? बामर सीरीज बोलते ही अपन लोगों को पता चल जाना चाहिए बामर सीरीज की बात हो रही है, मतलब यहाँ पे n1 तो क्या हो गया? 2 फिक्स हो गया, n1 क्या हो गया? 2। अब बात रही n2 की, यहाँ पे लिख लेते हैं हम n1 क्या हो गया? 2, क्योंकि यहाँ पे किसकी बात हो रही है? बामर सीरीज की। अब n2 क्या है वो हम पता लगाते हैं। अभी उससे पहले हम फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला सब लोगों को पता होगा, याद हो गया होगा आई थिंक। वेव नंबर इज इक्वल टू 1/λ इज इक्वल टू RH मल्टीप्लाई बाय 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। क्लियर है? अब हम n2 की वैल्यू निकालते हैं। सब लोग जानते हैं, एक चीज जानते हैं सब लोग, क्या? एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है? H न्यू। अब न्यू इज इक्वल टू क्या होता है? C/λ। तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे HC/λ। मतलब कि जब हम लैम्डा मतलब वेवलेंथ को इंक्रीज करेंगे तो एनर्जी क्या होती है? डिक्रीज होती है, और लैम्डा जब डिक्रीज करेंगे तो एनर्जी क्या होती है? इंक्रीज होती है। ठीक है, इस वैल्यू से हमें क्या पता चल गया? इन फॉर्मूले से कि जब वेवलेंथ को इंक्रीज करते हैं तो एनर्जी डिक्रीज होती है, एंड इसका अपोजिट जब लैम्डा वेवलेंथ को डिक्रीज करते हैं तो एनर्जी इंक्रीज होती है। ठीक है, अब हमको क्या पूछा गया? शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, मतलब कि यहाँ पे लैम्डा कितना है? शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब लैम्डा क्या है? सबसे कम है, तो एनर्जी कितनी होगी? ज्यादा होगी। एनर्जी जब ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? कौन सी स्टेट में होगा? इनफाइनाइट में। तो यहाँ पे n2 क्या हो गया? इनफाइनाइट। अगर यहाँ पे लॉन्गर वेवलेंथ की बात होती मतलब लैम्डा क्या होता? सबसे ज्यादा, मैक्सिमम। तो एनर्जी क्या होती? सबसे कम मतलब कि वो लास्ट में कौन से मतलब स्टेट में वो आ सकता है। तो लास्ट क्या होता? बामर सीरीज की बात हो रही तो लास्ट क्या हो सकता था? 3 हो सकता था। तो यहाँ पे क्या हो जाता? n2 इज इक्वल टू 3 हो जाता। अभी हमको शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए निकालना है वेव नंबर, तो n2 क्या हो गया? इनफाइनाइट। ठीक है, अब हम इसमें वैल्यू पुटअप कर ले, और n2 इज इक्वल टू इनफाइनाइट और एक केस में होता है जब हम लिमिटिंग लाइन की बात करते हैं। ठीक है, अब डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुटअप कर लेते हैं हम फॉर्मूले में।
न्यू बार इज इक्वल टू 1 बाय लेमडा इज इक्वल टू आर एच, यहाँ पे मैं आर एच ही रहने दूंगी, 1 बाय n1 स्क्वायर, n1 स्क्वायर कितना है 2 का स्क्वायर, माइनस 1 बाय इनफाइनाइट, इनफाइनाइट को ऐसे ही लिखेंगे, और 1 बाय इनफाइनाइट क्या होता है 0, और 1 बाय 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 हो गया। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ गई 1 बाय लेमडा इज इक्वल टू आर एच बाय 4। यहाँ से हम वेव नंबर, ये क्या है वेव नंबर ही तो है, तो क्या हो गया वेव नंबर इज इक्वल टू आर एच बाय 4। यहाँ पे वैल्यू रख के भी सोल्व कर सकते हैं। आर एच क्या होता है रिडबर्ग कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 109677। ठीक है, क्लियर है गाइस, इतना है। ये क्वेश्चन किस टाइप से किया, एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट द लेमडा, मतलब कि वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन लाइमन सीरीज करस्पॉन्डिंग टू n2 इज इक्वल टू 3। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। कैलकुलेट द लेमडा, हमें वेवलेंथ निकालनी है स्पेक्ट्रल लाइन इन लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज क्या होता है, n1 क्या हो गया लाइमन सीरीज से, n1 इज इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है, n2 हमको दे रखा है, अब सीधा हमको क्या करनी है वैल्यू पुटअप करनी है। तो क्या हो गया न्यू बार वेव नंबर इज इक्वल टू 1 बाय लेमडा इज इक्वल टू आर एच मल्टीप्लाई बाय 1 बाय n1 स्क्वायर, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख लेती हूँ, 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, माइनस n2 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 6। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आर एच 6 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 6, मतलब 5 बाय 6। तो 1 बाय लेमडा क्या आ गया आर एच मल्टीप्लाई बाय 5 बाय 6। अब हमें लेमडा की वैल्यू निकालनी है, तो इसको उल्टा कर लेंगे, मतलब कि 6 बाय 5 मल्टीप्लाई बाय आर एच। आप लोग इसको सॉल्व भी कर सकते हैं आर एच की वैल्यू रख के। तो यही हमारे पास कुछ क्वेश्चन थे, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। डायरेक्ट आपको n1 की वैल्यू नहीं दे रख के लाइमन सीरीज, बामर सीरीज ऐसे दे सकते हैं, तो अपन को पता चल जाएगा कि जब लाइमन सीरीज है तो n1 1 होगा, जब बामर सीरीज है तो क्या होगा n1 2 होगा, फिर पास्टन है तो n1 3 होगा, फंड ब्रैकेट सीरीज है तो n1 4 होगा, फंड सीरीज है तो n1 5 होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। क्लियर है, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गए हो, और हाइड्रोजन एटम जो है उसका स्पेक्ट्रम किस टाइप से बनता है वो भी समझ में आ गया हो। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो गाइस आज की लेक्चर के लिए बस इतना ही। आज हमने देखा स्पेक्ट्रम जो होता है एक हाइड्रोजन एटम का किस टाइप से होता है, और कल हम देखेंगे बोर का जो एटॉमिक मॉडल था वो हम कल स्टार्ट कर लेंगे। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। गाइस आप लोग मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ ही उसके पास में एक बेल आइकन है, उसको प्रेस कीजिए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। ठीक है गाइस, तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय स्टूडेंट्स।